टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के तीसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसमें हम 3-4 टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट था, लास्ट ईयर भी पहुंच गया था, उसके बारे में कवर करेंगे। ये आप बोरिया सीरीज में देख रहे हो, बोरिया सीरीज की जो है ये तीसरी वीडियो। चलिए चालू करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं आपका कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। जिस ये जो है आपका अवृत्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक है, इसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। तो थ्योरेटिकल का मतलब याद ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली है, कुछ समझने वाली हैं। तो शुरू करते हैं पहले याद करने वाली से। पहले आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम 1 से 25 माइक्रो तरंग दैर्ध्य के निकट अवृत्त क्षेत्र में प्राप्त होता है। जो उसमें अगर आपको इमेजिन करना है तो आप ये कर सकते हैं। जब उसमें लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दो द्रव्यमान होते हैं, दो परमाणु होते हैं और उनके बीच में एक क्या होती है, स्प्रिंग टाइप होती है। जो उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो जो होगा 1 से 25 माइक्रो तरंग दैर्ध्य के होगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, लेकिन यदि केवल कंपन ऊर्जा में परिवर्तन है, यदि उसकी जो कंपन ऊर्जा है, इसकी जो कंपन ऊर्जा है, इसमें अगर परिवर्तन है तो ये 12 प्राप्त होता है। लेकिन जब जब भी कंपन तलों में परिवर्तन होता है तो साथ ही साथ घूर्णन ऊर्जा तलों में भी परिवर्तन होता है। इसलिए शुद्ध कंपन बैंड न मिलकर कंपन घूर्णन बैंड ही प्राप्त होता है। देखिए, इसमें अगर कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम जो हम ज्ञात करते हैं वो 1 से 25 तक ज्ञात होता है। ठीक है, 1 से 25 के बीच में ज्ञात होता है। लेकिन अगर हमारी कंपन ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो वो 12 तक प्राप्त होता है। लेकिन जब कंपन ऊर्जा तलों में परिवर्तन होता है तो घूर्णन ऊर्जा तलों में भी परिवर्तन होता है। इसलिए शुद्ध बैंड न मिलकर क्या मिलेगा आपको, कंपन घूर्णन बैंड। तो ये वाला तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं द्विपरमाणु अणु के कंपन की विधा। एक होती है जो उसकी जो मोड होता है उसका एक ही होता है। जो कि समझाने वाली चीज़ है वो यहाँ से चालू होगी। द्विपरमाणु अणु में कंपन, जो लास्ट जो लेक्चर था अगर आपने वो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम दो परमाणु लेते हैं तो उसको मैंने क्या बोला था, दो अगर परमाणु लेते हैं तो उनके जो बीच के बॉन्ड है उसको स्प्रिंग की तरह इमेजिन करते हैं कि वो स्प्रिंग का काम कर रहा होगा। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का रूप मानते हैं। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं। दोनों परमाणु में दो भार मानकर उसे बीच के रासायनिक बंध को एक स्प्रिंग मान लेते हैं। ठीक है, यही जो मैंने बोला कि दो तो हमने भार ले ली और इनके जो बीच का बॉन्ड है इसको क्या करें, इसको हम स्प्रिंग के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग होती है जिससे क्या होते हैं, दो भार जुड़े होते हैं। जो स्प्रिंग है यानी जो कमान के जो संकुचन तथा प्रसार है उसके अंतर्नाभिक के जो दूरियों में दोलन परिवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, जो ये दूर जा रहे हैं और ये पास आ रहे हैं, इनका जो अंतर्नाभिक के दूरियों में दोलक परिवर्तन के रूप में जो इनका जो हो रहा है उसे दोलक परिवर्तन कह रहे हैं। इस प्रकार का प्रतिरूप में दिखाया गया है, जो इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यदि अणु सन्नादि दोलनित यानी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह कंपन कर रहा है तो जो विस्थापन होगा, वहाँ तो हमने एक्स माना था, पर यहाँ क्या होगा, विस्थापन यहाँ होगा डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर प्रति विस्थापन होगा और जो बल होगा वो एफ होगा। ठीक है, समझाने लायक जो बात है वो यही है। जब हमारे जो मास होता है, मास को रोकने के लिए बॉन्ड क्या करेंगे, बॉन्ड एक फोर्स लगाएंगे जिससे कि वो उस पर लगे हुए दोनों अणु इधर उधर हिले ना। तो अगर वो हिलेंगे तो उन पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा जो उसे रोकने का कार्य करेगा। और ये बल किसके बराबर होगा, ये बल होगा विस्थापन के बराबर। जितना विस्थापन होगा उतना ही उस पर बल लगेगा और वो उसे रोक कर, और इतना ही उस पर फोर्स लगेगा और वो उसे रोकेगा। उसमें जो हमने एफ लिया था वो लिया था माइनस के एक्स के बराबर, पर इसमें जो एफ लिया जा रहा है फोर्स, वो लिया जा रहा है एक्स का जो, इसमें डेल्टा आर कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। और ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ इनके बारे में बताया गया है कि आर जो है वो दोनों परमाणु के मध्य के तनन होने पर दूरी है। जब वो उनमें जब दोनों जो परमाणु है वो पूर्ण रूप से खींचे रहते हैं, तने रहते हैं, जब जो उनके बीच की जो दूरी है वो आर है। आर ई जो है वो क्या है, साम्यावस्था के दौरान परमाणुओं के बीच की दूरी। और डेल्टा आर आपको पता ही है, विस्थापन। जो अपनी डेल्टा आर भी इसमें आपको लिख के आना है कि वो डेल्टा आर क्या है, जितनी दूरी वो हो अपनी मूल अवस्था से दूर चले गए वो क्या आपका डेल्टा आर है। कि जो है आपको पिछली बार से ही पता है कि बल स्थिरांक है, फोर्स कांस्टेंट। इसके बाद जो हमने वहां पर दिखाया था वो दिखाया था न्यू में करके, पर यहाँ हमें कंपन की आवृत्ति दिखानी है, फ्रिक्वेंसी जो दिखानी है वो हमें कंपन की दिखानी है, तो इसको ओमेगा से दिखाएंगे। ठीक है, ओमेगा बराबर होगा 1/2 2 पाई और अंडर रूट में आएगा के अपॉन यू। ठीक है, और ये जो बराबर होगा हमारा, ये होगा M1 M2 और अपॉन में M1 + M2। ठीक है, ये लास्ट के लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है अब कंपन ऊर्जा। कंपन ऊर्जा क्या होगी, तरंग यांत्रिकी के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि जो हमारा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में जो दोलन होता है
उसमें द्वि परमाणु की ऊर्जा निम्नलिखित व्यंजक जो हमारा जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं भाई इसे, इसमें जो रिंग लगी होती है इसको ही हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं। इसकी जो ऊर्जा है उसको जो व्यक्त करने के लिए एक हमको दे दिया गया है, एक समीकरण, एक व्यंजक दे दिया गया है, ठीक है। इस व्यंजक को आप याद कर लेंगे, ये आगे काम आएगा अभी, ठीक है। ईवी बराबर कर देंगे वी प्लस 1/2 एच ओमेगा। इसके बाद जहाँ वी जो है क्वांटम कंपन है, कंपन क्वांटम की संख्या कहलाती है। इसका मान शून्य या पूर्ण अंक हो सकता है, ठीक है। जो वी है हमारी वो 0 से लेकर 1 2 3 4 तक हो सकती है। और ओमेगा जो है वो हमारी आधारभूत कंपनी है, कंपन आवृत्ति है, ठीक है। अगर उसमें अब बताया जाएगा कि ई जो हमारा वी का मान है उसको 0 लेके बताया जाएगा। 0 कब होगी? एक कंपन जो एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की ऊर्जा को तरंग के संख्या के पदों में लिखा जाता है, क्योंकि वह तरंग यांत्रिक दोलन आगे पीछे कंपन करता है, इसलिए कंपन न्यूनतम ऊर्जा स्थान शून्य हो जाएगा। देखिए जान लीजिए वी बराबर जब हम शून्य लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, वी हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1/2 एच ओमेगा ही बचेगा, और यहाँ जो हमारा वी है इसको भी हम शून्य ही लेंगे, ठीक है। वी शून्य को शून्य बिंदु कहते हैं। यह वह न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रत्येक अणु में आवश्यक होगी। ताप परम शून्य हो जाने पर अणु में कोई स्थानांतरित गति नहीं रह जाती है, फिर भी कंपन के कारण ऊर्जा शून्य नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आप ये फिगर बना सकते हो। इसके बाद देखेंगे हम वर्ण नियम जो होगा ये वहीं से चालू हो जाएगा। इसमें हमें जो ये वाला लिखना है, इसके बाद हमको क्या करना है, बस हमें सी लगा देना है इसमें, तो ओमेगा के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको जैसे हमने E0 कर लिया था ऐसे ही E1 कर लेंगे हम, और E1 में से E0 का हम मान घटा देंगे, ठीक है। अगर E1 आएगा तो यहाँ B जो हमारा B था, B बराबर जब 1 आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था EB बराबर B प्लस 1/2। तो जब B की वैल्यू हमें 1 दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। ठीक है, यहाँ 3/2 आ गया है, यहाँ पे 1/2 आ गया है, इनको माइनस करने के बाद दिया जाएगा। इसमें जब हमारा ये वाला मान आएगा डेल्टा ई, डेल्टा ई अपॉन एच, तो सी इधर चला जाएगा, सी हो जाएगा बराबर में ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा वी की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका दोनों तीनों नियम जो है ये खत्म हो गए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करें। जो आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है ये आप सिंपल में भी लिख के आएँ, अगर आपको वाइब्रेशन में पूछा जाए, वाइब्रेशन रोटेशनल में, तो वहाँ भी आप इसी को लिख के आएँ, ठीक है। थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, समझ में कम आएगा, वीडियो पे एक आध बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। लिखने से ज़्यादा कोशिश करें, एक बार ध्यान से देख लें, आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।